नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से जुड़े जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछा गया है उनका एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला सेट होगा और हर सेट में 50 प्रश्न होंगे। और दोस्तों, भले ही इन प्रश्नों को रेलवे में पूछा गया है, पर इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? यह दोस्तों गुप्त के काल में, ठीक है। गुप्त काल में अजंता के अनेक चित्र बनाए गए थे। और देखिए दोस्तों, अजंता का जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसमें गौतम बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन है, ठीक है। देखिए, उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी आपको उपनिषद से प्रश्न पूछा जाए तो जिसमें भी जिस ऑप्शन में आपको दर्शन जुड़ा हुआ रहेगा उसी को आंसर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यह दोस्तों पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच, ठीक है। सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी था जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिसका पोरस के साथ युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे, जिसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम ही बितस्ता नदी है, ठीक है, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, और इसका एक नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। देखिए, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में क्या था? तो यह दोस्तों पेशा था, ठीक है। उनका वर्ण व्यवस्था यानी समाज का जो व्यवस्था था ये पेशा के आधार पर किया गया था, ठीक है। देखिए, वर्ण का मतलब होता है कलर, लेकिन यहाँ रंग के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं था समाज में, पर इसे वर्ण व्यवस्था ही कहा जाता था, ठीक है। इस जो समाज की जो व्यवस्था थी वो पेशा के आधार पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? यह ग्रीक शासक सेल्यूकस को पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। भागवत संप्रदाय के विकास में निम्न में किसका योगदान अत्यधिक था? यह गुप्त शासकों का योगदान सर्वाधिक था, ठीक है दोस्तों। गुप्त शासक जो थे उनका भागवत संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के जो आपने सिक्के देखे होंगे या फिर वर्णन सुने होंगे किसी इतिहास के बुक में कि उन्होंने अपने सिक्के में विष्णु का जो वाहन है गरुड़ का चित्रण सिक्कों में किया जाता था, ठीक है, जो विष्णु संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है गिरनार अभिलेख और बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, इन दोनों में अभिलेख का जो आरंभ होता है वो विष्णु स्तुति से ही आरंभ होता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि भागवत संप्रदाय के योगदान जो विकास हुआ था उसमें गुप्त शासकों का योगदान अत्यधिक था। वह एकमात्र स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों ये है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मास्की अभिलेख जो है, मास्की का लघु स्तंभ, उसमें अशोक ने अपने आप को अशोक नाम बताया है, ठीक है। यदि अशोक का नाम अशोक किस में है पूछा जाए तो मास्की अभिलेख होगा, और यदि अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है तो यह होगा भाब्रू स्तंभ में, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, क्वीन स्तंभ जो है ये सारनाथ में है। रुमिनदय स्तंभ जो है ये है नेपाल के तराई क्षेत्र में है और लुम्बिनी में है। और मास्की जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और भाब्रू स्तंभ है यह है इलाहाबाद में, ठीक है। तो देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मास्की अभिलेख कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। रुमिनदय अभिलेख कहाँ है? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में है। और
क्वीन स्तंभ सारनाथ में है, भाबरू स्तंभ इलाहाबाद में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नवरत्नों की परिषद किसके साथ संबंध है? यह है दोस्तों नवरत्न पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा और अकबर होगा। ठीक है, ये दोनों ही आंसर होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो एक आंसर सही होगा। ठीक है, या तो अकबर ऑप्शन में रहेगा या तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में नवरत्न परिषद हुआ करता था। ठीक है, और यदि अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो है कृष्णदेव राय के दरबार में, और यदि अष्ट प्रधान पूछा जाए तो है शिवाजी के दरबार में। तो दोस्तों जितने भी जुड़े हुए तथ्य बताए जाते हैं उन्हें भी याद रखिए क्योंकि वे सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों नालंदा। नालंदा महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं है? तो दोस्तों यह है कौशाम्बी। कौशाम्बी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं है। ठीक है, आलमगीरपुर, लोथर और बालाकोट ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। देखिए आलमगीरपुर है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और बालाकोट बलूचिस्तान में है। ठीक है, आर्य ने किसकी आराधना की थी? आर्य ने अग्नि देवता की आराधना की थी। ठीक है, यदि पूछा जाए कि अग्नि देवता की कितनी बार उल्लेख है तो यह है 200 बार। ठीक है दोस्तों, 200 बार आराधना का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपदेश दिया था तो ये होगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, और उसने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये पाली भाषा में दिया था। ठीक है, जितने भी जुड़े तथ्य बताए जा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। चाणक्य निम्न में के समय में फले फूले। चाणक्य किसके समय में फले फूले हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, देखिए चाणक्य जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को कभी अलग मत कीजिएगा, इसको एकदम सेट कर लीजिए। चाणक्य चंद्रगुप्त के मौर्य से संबंधित है। ठीक है, और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये चाणक्य उसका गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। ठीक है, जिसने इसे शिक्षा दी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आंसर होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों मेगस्थनीज ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इसका पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मेगस्थनीज जो बुक लिखा है उसका नाम याद रखिएगा जिसका नाम है इंडिका। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों? यह आग जलाना। सबसे पहले आग जलाना सीखा था, और यह पूछा जाता है कि आग जलाना किस समय सीखा था? यह पूरा पाषाण काल होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल। और नवपाषाण काल में दोस्तों आग अनाज उगाना और पहिया का आविष्कार कर चुका था नवपाषाण काल में, तो इसे भी याद रखिएगा। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों इसे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ये होगा आंसर महावीर स्वामी। ठीक है, इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखिए दोस्तों, यदि तीर्थंकर पूछा जाए तो ये 3 ही पूछा जाता है, पहला, 23वां और 24वां। ठीक है, तो पहला है ऋषभदेव, ऋषभनाथ। ठीक है, 23 है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर स्वामी। तो ये तीनों याद रखिएगा। निम्न में कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। मादक पेय पदार्थ, मनोरंजन के साधन, ये सभी उपलब्ध हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं था। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो यह दोस्तों हर्ष के शासनकाल में तक्षशिला में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था थी। और दोस्तों हर्षवर्धन के समय में कौन आया था पर्यटक? यह है ह्वेनसांग, जिसने शिव की बुक लिखा है। राजा हर्षवर्धन पराजित हुए थे किससे? यह दक्षिण के चालुक्य शासक द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, नाम भी याद रखिएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसे हर्षवर्धन पराजित हो गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी, यह 16। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी 16। मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला किसकी देन है? यह चोल काल की। ठीक है दोस्तों, मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला किसकी देन है? यह चोल काल की। ठीक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से मैंने पहले ही बता दिया था, यह है सेल्यूकस। ठीक है, जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, और सेल्यूकस, और ये कहाँ का शासक था? ग्रीक का। ठीक है, प्राचीन भारत के निम्नांकित राजवंशों में कौन वंश पुराना है? तो ये दोस्तों पल्लव वर्ष पुराना है। देखिए इन चारों में सबसे पुराना पल्लव है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हेलेविड और बेलूर मंदिर के निर्माण करता है, हेलेविड और बेलूर मंदिर के निर्माण करता होयसल शासक है। ठीक है दोस्तों, होयसल शासकों ने हेलेविड और बेलूर मंदिर का निर्माण किया था। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का डॉक यार्ड वाला स्थान है? डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह वाला। ठीक है, तो बंदरगाह वाला स्थान है लोथल। ठीक है दोस्तों, और लोथल में चावल के दाने मिले हैं सिंधु सभ्यता काल के। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ये स्तूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार जो अंत्येष्टि होता है, इसे इस टीले को स्तूप कहा जाता है। दौरान किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? ये दोस्तों पल्लव राजवंश के समय में। ठीक है, और ये पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम मंदिर को स्थापित किया था। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये दोस्तों मध्य एशिया से।
निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? यह होगा पांड्य और बेलूर। ये गलत है, ठीक है दोस्तों, ये बेमेल है। देखिए दोस्तों, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, यादव की राजधानी देवगिरी है और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें बेमेल पूछा है तो आंसर ये होगा। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से किसका है? देखिए, हर्ष के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है वो किससे होता है? बाण से होता है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा। तमिल साहित्य शिल्पदिकारम के रचयिता कौन है? यह है दोस्तों इलांगो। इलांगो ने शिल्पदिकारम की रचना की थी। ठीक है, शिल्पदिकारम की रचना इलांगो ने की है। ये एक तमिल साहित्य है। चोल राजा जिसे गंगईकोंडन कहा जाता है, यह है राजेंद्रन। ठीक है दोस्तों, राजेंद्रन को गंगईकोंडन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राजेंद्रन ने बंगाल के शासकों को पराजित किया था तथा वहाँ के शासकों ने गंगा जल को दक्षिण लेकर गया था, जिस कारण राजेंद्रन का जो उपाधि दी गई वो गंगईकोंडन उपाधि दी गई थी। ठीक है, हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हम्पी के खंडर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। और हम्पी विजयनगर का राजधानी भी थी। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हुनों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो ये दोस्तों किसके ऊपर निर्भर रहते थे? यह है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के ऊपर ये लोग निर्भर रहते थे। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, ये कौन सा है दोस्तों? कनिष्क का शासन। ठीक है दोस्तों, कनिष्क का शासन 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। काकतीय कहाँ के शासक थे? काकतीय कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, काकतीय आंध्र प्रदेश के शासक थे। और दोस्तों अभी मैंने बताया था काकतीय का जो राजवंश था वो कहाँ था? वारंगल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, किसके समय में? अभी जो प्रश्न आया था हर्षवर्धन का, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, ह्वेनसांग इसके शासनकाल में आया था और सीयू की बुक भी लिखा है। ठीक है, तो ये होगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में स्थित है? यह दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा स्थित है और ये रावी नदी के तट पर है। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये दोस्तों ग्रीक शासकों के समय में सोने का सिक्का शुरू किया गया था। ठीक है, सोने का सिक्का ग्रीक शासकों के शासनकाल में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों ये वर्धमान महावीर को ही असली संस्थापक माना जाता है, जो 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। इसे भी याद रखिएगा, मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों ये है चोल शासक के समय में। ठीक है, यह भी प्रश्न आ चुका है।
चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी? यह 24। और 24वां कौन था? आप कमेंट करके बताइएगा। गंगों की प्रथम राजधानी थी, तो दोस्तों गंगों की प्रथम राजधानी थी कोलार। ठीक है, कोलार इसकी प्रथम राजधानी थी। शक संवत कौन से वर्ष शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद। ठीक है, ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद। उपयुक्त कालानुक्रम में व्यवस्थित कौन सा क्रम है? देखिए दोस्तों, इसे क्रम के अनुसार सजाना है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम होगा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम होगा, फिर समुद्रगुप्त होगा, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद राजेंद्र चोल। ठीक है, निम्नलिखित में से अब कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष वाला भाग पाकिस्तान में है? यह है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए कालीबंगन है राजस्थान में, आलमगीरपुर है मेरठ में, और लोथल है गुजरात में। ये तीनों ही भारत में है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला अंश कोई भी नहीं है। पाकिस्तान वाला क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी मैंने एक प्रश्न आया था उसमें बताया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत प्रेमी शासक कौन था? ये समुद्रगुप्त है। और देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये आर्थर बी स्मिथ ने कहा है। ठीक है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में पहुंचा था। कब पहुंचा था? देखिए भोजन उत्पाद करने वाली मतलब भोजन का यानी अनाज का उत्पादन करने वाले अवस्था में कब पहुंचा था? यह है नवपाषाण काल में। ठीक है, यह प्रश्न भी पहले आ चुका है जिसमें मैंने बताया है। ठीक है, आग जलाने वाला जो प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? ये पूरा पाषाण काल में हुआ, और मैंने उससे जुड़े हुए बताया कि नवपाषाण काल में अनाज का उत्पादन और पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, और नवपाषाण काल में चक्का और अनाज। ठीक है, अनाज का उत्पादन शुरू हो गया था।